बहुत ही क्लीशे इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। कि सैया तो खूब ही कमात हैं और महंगाई डायन खा जात है। बहुत ही पुराना लगा होगा, प्रॉब्लम भी उतना ही पुराना है, लेकिन हम आज इन्फ्लेशन को डायन नहीं कहने वाले। ये गाना 2010 में रिलीज हुआ। पीके लाइफ फिल्म का ये गाना जब रिलीज हुआ तब बहुत ही जल्दी हिट हो गया। रीजन ये था, ये गाना लोगों के दिल की बात कहता था। इस गाने में गांव के किसान और मजदूर शाम के वक्त ये गाना गाते हैं। 2010 हो या 2026, महंगाई के मामले में आज भी कुछ वैसे ही हालत दिखाई देती है। दिल्ली के स्कूल में एक बच्चे को इसलिए स्कूल में नहीं आने दिया क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स ने स्कूल फीस नहीं पे की थी। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में काम करने वाले आज के नौजवान सालों से अपने लिए एक घर खरीदने की कोशिश करते हैं पर खरीद नहीं पाए। सैलरी अच्छी होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी हाइक हो चुकी है कि घर खरीदना बस एक सपना सा है। मार्केट में बिकने वाली लगभग हर चीज ईएमआई पर अवेलेबल है। लोग इन्हें ईएमआई पर खरीद भी रहे हैं क्योंकि वन टाइम पे करना पॉसिबल नहीं। पीआईबी की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें फूड, क्लॉथ, हेल्थ, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन जैसी बेसिक जरूरत की चीजों का इन्फ्लेशन दिखाया है। इन आर्टिकल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिमिटेड इनकम, ना के बराबर सेविंग्स, नौकरी का भरोसा ना होना, खर्चे जो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, स्कूल फीस महंगी। हर महीने जब घर का बजट बनाते हैं तो लगता है पिछले महीने से सेविंग और कम हो गई, और इन सब का ठीकरा फूटता है इन्फ्लेशन पर। लेकिन आप सबसे एक ऑनेस्ट सवाल है, अगर प्राइसेस कभी इंक्रीज ही नहीं होते, अगर 10 साल बाद भी सब कुछ सेम रेट पे मिलता, तो क्या आपके पास जॉब होती, देश ग्रो करता? साल में 2 बार सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए। बिजनेस है तो रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट करते हो। प्रॉपर्टी बेचनी हो तो प्राइसेस बढ़ने की खुशी होती है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाए तो सेलिब्रेशन। गोल्ड महंगा हो तो महिलाओं में खुशी। किसान को हायर एमएसपी चाहिए। जो प्रोडक्ट बेचते हो वो ज्यादा प्राइस में बिके तो अच्छा लगता है। ये सब तभी पॉसिबल है जब सिस्टम में प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज होती रहे। फिर इन्फ्लेशन बुरा कैसे हो गया, आज हम समझेंगे। हेल्दी इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन कैसे बर्बाद करती है, डिफ्लेशन यानी चीजें सस्ती होती रहे ये कैसे इकोनॉमी को नुकसान करता है, और इन्फ्लेशन का वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल क्या होता है। इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा, ये समझने के लिए हमें पहले इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा। सबसे पहला रीजन होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है। इंडिया में ऐसा 2008 से 2012 के बीच देखा गया, जब इंडिया की इकोनॉमी हर साल 8% से ग्रो करती थी। इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, बिजनेसेस अच्छा कर रहे थे, लोगों की इनकम बढ़ रही थी, और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो मार्केट का एक सिंपल रूल एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ डिमांड ज़्यादा वहाँ प्राइसेस भी ज़्यादा। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार के पास 50 टीवी है, टेलीविजन, और वो हर टीवी 10,000 में बेचना चाहता है। अब मान लो आप टीवी खरीदने गए, लेकिन आप जैसे 70 और भी लोग टीवी खरीदना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, टीवी सिर्फ 50 है और पोटेंशियल बायर 70 है। दुकान में भीड़ है, दुकानदार तुरंत समझ जाता है कि डिमांड ज़्यादा है और तब वो प्राइसेस चेंज करता है। टीवी 10,000 का नहीं 11,000 का मिलेगा। अब क्या होगा, जो लोग 11,000 देने को तैयार हैं वो टीवी ले जाएंगे, और बस यही से इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाता है। यहां कॉस्ट नहीं बढ़ी, फैक्ट्री सेम है, दुकान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, कस्टमर्स भी सेम है, सिर्फ डिमांड इंक्रीज हुई, और इसी को इकोनॉमिस्ट बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सिंपल वर्ड्स में, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है और गुड्स लिमिटेड होते हैं तो प्राइसेस नेचुरली बढ़ने लगते हैं। दूसरा रीज़न होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका सिंपल मतलब है, जब किसी प्रोडक्ट का बनाना ही महंगा हो जाए तब कंपनीज के पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है फाइनल प्राइस बढ़ाना। चलिए फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए एक बिस्किट कंपनी है। बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? गेहूं, शुगर, ऑयल, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मशीनरी, लेबर। अब मान लो अचानक डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया। भारत जैसे देश में यह आम बात है। इंडिया जैसे कंट्री में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ ट्रक से ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे यहाँ पे रेल का नेटवर्क अभी उतना अच्छा नहीं है। पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अभी तक इतना अच्छा नहीं हुआ। अब क्या होगा? फैक्ट्री से गोडाउन तक ट्रांसपोर्ट महंगा, गोडाउन से शॉप तक ट्रांसपोर्ट महंगा। और अगर गेहूं का प्राइस भी बढ़ जाए, पैकेजिंग, प्लास्टिक का कॉस्ट बढ़ जाए, लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, तो कॉस्ट और भी बढ़ जाती है। अब कंपनी क्या करेगी? क्या वो लॉस में बिस्किट बेचती रहेगी? बिल्कुल नहीं। वो कहेगी पहले बिस्किट 10 रुपए का था, अब 12 रुपए का होगा। यहाँ डिमांड नहीं बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी है, इसलिए प्राइस बढ़ा। इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सिंपल वर्ड्स में, जब चीज बनाना महंगा हो जाए तो मार्केट में उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तीसरा रीजन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद आपको और भी सरप्राइज करे। जनरली इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाता है, इसे निग्लेजिबल मान लिया जाता है। एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसे कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। अब आप कहोगे सैलरी बढ़ना तो अच्छी बात है। बिल्कुल है, लेकिन इकोनॉमी में हर चीज कनेक्टेड होती है। चलिए फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में टीचर्स का एवरेज सैलरी 30,000 पर मंथ है। अब स्कूल डिसाइड करता है कि टीचर्स की सैलरी 35,000 कर देनी चाहिए। टीचर्स के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, लेकिन स्कूल के एक्सपेंसेस बढ़ गए। अब स्कूल मैनेजमेंट क्या करेगा? वो पेरेंट्स को बोलेगा नेक्स्ट ईयर से स्कूल फीस थोड़ी इंक्रीज होगी, और फीस बढ़ गई। यही पैटर्न होटल्स, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल सब जगह फॉलो होता है। जब एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती है तो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। इसी प्रोसेस को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। सिंपल लैंग्वेज में, जब सैलरी बढ़ती है तो कंपनीज कॉस्ट रिकवर करने के लिए प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा देती है। चौथा रीजन थोड़ा ग्लोबल है, इसका नाम है करेंसी डेप्रिसिएशन, और ये हमारे देश में बहुत आम बात है, हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब होता है हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन है जो बाहर के कंट्री से इंपोर्ट होता है। अभी $1 70 रुपए के बराबर है और फ़ोन का प्राइस है $700। तो इंडिया में फ़ोन की कॉस्ट रफली 49,000 के आसपास हुई। लेकिन मान लो रूपी वीक हो जाता है और अब रेट हो गया है $1 = 80 रुपीज। अब वही फ़ोन इंडिया में 56,000 का पड़ेगा। फ़ोन सेम, कंपनी सेम, सिर्फ रूपी वीक हो गया और प्राइस बढ़ गया। इसलिए जब इंडियन रूपी वीक होता है तो इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती है। क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, इसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है और प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसी को कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन। सिंपल वर्ड्स में, जब करेंसी कमज़ोर होती है तो इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन्फ्लेशन किसी एक रीज़न से नहीं होता। कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी सैलरी बढ़ जाती है और कभी करेंसी वीक हो जाती है। और जब ये सब चीज़ें एक साथ होने लगती है तो महंगाई सच में डायन लगने लगती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन कैसे होता है। अब ये समझेंगे कि इन्फ्लेशन कब बुरा होता है और कब अच्छा। इकोनॉमिस्ट इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल। इस साइकिल के हिसाब से हेल्दी इन्फ्लेशन होती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस हमेशा थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, इसलिए लोग कल की जगह आज खरीदते हैं। गाड़ी, फ्रिज, घर, मोबाइल, डिमांड बढ़ता है। कंपनी ज़्यादा कमाती है, वो ज़्यादा लोगों को जॉब देती है। लोगों की सैलरी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है तो स्पेंडिंग और बढ़ती है, डिमांड और बढ़ता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल लेवल पर रहता है। ये होता है वर्चुअस साइकिल। कंडीशन एक ही है, वेजेस भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़नी चाहिए, तभी सिस्टम हेल्दी रहता है। अब इसका उल्टा देखिए, विशियस साइकिल। विशियस साइकिल एग्जिस्ट करने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो हाइपर इन्फ्लेशन हो या तो डिफ्लेशन हो। डिफ्लेशन मतलब लोग खरीदना ही बंद कर दें। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई।
जॉब्स जाती है, इनकम गिरती है, स्पेंडिंग और गिरती है। ये होता है विशियस साइकिल। इसलिए हर देश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब सोचिए अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चला जाए। ऐसा हिस्ट्री में कई कंट्रीज के साथ हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए जिम्बाब्वे, 2008 में वहां इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट को $1 ट्रिलियन का नोट प्रिंट करना पड़ा। और शॉकिंग बात यह थी कि $1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू सिर्फ $1 के आसपास थी। लोग सुबह ब्रेड खरीदने जाते थे और शाम तक उसका प्राइस डबल हो जाता था। सैलरी मिलती थी लेकिन उसकी वैल्यू कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती थी। इसलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं इन्फ्लेशन जरूरी है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल डिफ्लेशन का देखते हैं। कई लोग सोचते हैं अगर चीजें सस्ती हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखिए। जापान, 1990s के बाद जापान में बहुत सालों तक लो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन रहा। लोगों को लगता था अगर टीवी आज नहीं खरीदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट ईयर और सस्ता मिल जाएगा। रिजल्ट, लोगों ने खरीदना पोस्टपोन कर दिया, डिमांड गिर गई, कंपनी की सेल्स कम हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई। इस पीरियड को इकोनॉमिस्ट कभी कभी जापान्स लॉस्ट डिकेड भी बोलते हैं। हर कंट्री इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफिक रेट पर मेंटेन करने की कोशिश करता है। इंडिया में ये टारगेट 4% का है। डेवलप्ड कंट्रीज में यही टारगेट अराउंड 2% हो सकता है। हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर डिफ्लेशन को रिवर्स करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। डिफ्लेशन इकोनॉमी को फ्रीज कर देता है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ हद तक इन्फ्लेशन हमेशा बना रहे। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी। क्या इन्फ्लेशन बुरा है? इस वीडियो में हमने देखा इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइस बढ़ने की स्टोरी नहीं है, इसके पीछे पूरी एक इकोनॉमिक चेन रिएक्शन होती है। जब लोगों को लगता है कि कल प्राइसेस बढ़ सकते हैं तो वो आज खरीदना प्रेफर करते हैं। लोग टीवी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल, फ्रिज, घर सब कुछ खरीदते हैं। इससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड बढ़ती है तो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच पाती है, और जब कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है तो उनको प्रॉफिट बढ़ता है। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी को लगता है कि टीवी बनाने का बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो वो और टीवी प्रोड्यूस करती है, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कंपनी को और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। नए एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं, लोगों को सैलरी मिलती है, और जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो फिर से खरीदारी करते हैं। डिमांड फिर बढ़ती है, प्रोडक्शन फिर बढ़ता है, जॉब फिर क्रिएट होती है। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। हाइपर इन्फ्लेशन बुरा है, जीरो इन्फ्लेशन भी बुरा है, हेल्दी इन्फ्लेशन ज़रूरी है। इन्फ्लेशन डायन नहीं है और डिफ्लेशन साइलेंट किलर है। इसलिए अगली बार जब आप कोई चीज़ खरीदने जाए और लगे कि प्राइसेस पिछले साल से बढ़ गई हैं, तो एक बार इस वर्चुअस साइकिल के बारे में ज़रूर सोचिए। शायद महंगाई की तकलीफ थोड़ी कम महसूस हो। थैंक यू।